Hello friends, welcome to Palpal GK Economy Bits. In today's session we are taking up balance of payment and उसके अंदर we'll see current account and capital account in detail. Balance of payment external sector से deal करता है and macroeconomics का topic है. So when we are talking about the macroeconomic पॉलिसी ऑफ द कंट्री, तो इंटरनली अगर हम देखें तो मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, यहाँ बीओपी स्टेबिलिटी इज़ वेरी क्रूशियल एंड इसके साथ साथ एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, ट्रेड पॉलिसीज़ ये भी आते हैं हमारे एक्सटर्नल सेक्टर में. तो आज के सेशन में हम बीओपी का बहुत ही बेसिक कंसेप्ट देखेंगे. बीओपी के टू कॉम्पोनेंट्स करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट को कवर करेंगे एंड विल ऑल्सो सी सम रिलेटेड टर्म्स लाइक इनविजिबल्स, ट्रेड बैलेंस, फॉरेक्स रिजर्व्स, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स क्या होती हैं. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज सेशन. द इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड दे आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर. कैसे इंटरलिंक्ड है? पहला तो थ्रू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ऑल्सो थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स. तो एक कंट्री वर्ल्ड की दूसरी कंट्री से नंबर ऑफ वेज से इंटरैक्ट करती है, ट्रांजैक्शंस करती है थ्रू ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड थ्रू फाइनेंशियल मार्केट्स. फाइनेंशियल मार्केट में दे बाय एंड सेल फाइनेंशियल एसेट्स लाइक सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स, फॉरेन एक्सचेंज इन कमोडिटीज़. तो जितने भी ट्रांजैक्शंस एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से करती है उन सारे ट्रांजैक्शंस को बीओपी रिकॉर्ड करता है. बीओपी इज़ डिफाइंड एज a systematic record of all transactions between the economic units of a country and the rest of the world during a period of time which is usually a year. इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ अ कंट्री, इसके अंदर हाउस होल्ड्स आते हैं जिनको हम इंडिविजुअल भी कहते हैं, देन गवर्नमेंट आता है एंड कंपनीज आते हैं. तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से इनको जो भी रेसिप्ट मिल रहा है एंड जो भी पेमेंट ये कर रहे हैं इन सब का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बैलेंस ऑफ पेमेंट रखता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेजर पार्ट्स हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो या तो करंट अकाउंट के अंदर क्लासिफाइड होते हैं या फिर कैपिटल अकाउंट के अंदर. एंड इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं कि कौन कौन से आइटम करंट अकाउंट के अंदर आते हैं, कौन से नहीं आते हैं या कौन से कैपिटल अकाउंट के अंदर आते हैं. तो विल स्टार्ट विथ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट के अंदर नेट एक्सपोर्ट आता है एंड नेट transfers from abroad. Net exports is total value of exports minus total value of imports of goods and services. And net transfers के अंदर broadly we have transfers and investment income. Transfers का मतलब है one sided transaction जहाँ पे कोई quid pro quo नहीं होगा. That is किसी चीज़ के बदले you are not getting anything in return, यानी वन वे ट्रांजैक्शन खाली होता है. फॉर एग्जाम्पल रेमिटेंसेस, गिफ्ट्स एंड फॉरेन एड्स ये सारे ट्रांसफर्स में आएंगे. रेमिटेंसेस का मतलब है इफ़ समबडी फ्रॉम आवर कंट्री इज़ गोइंग अब्रॉड फॉर वर्क एंड वहाँ से जो भी वो सेविंग करता है उसमें से जो भी वो अपने होम कंट्री को भेजता है दैट इज़ नोन एज रेमिटेंसेस. एंड इंडिया में दिस फॉर्म्स अ वन ऑफ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ फॉरेन कैपिटल इनफ्लो. देन गिफ्ट्स एंड फॉरेन एड्स ये भी यूनिलैटरल ट्रांसफर्स ही हैं एंड दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ करंट अकाउंट. नेक्स्ट वी हैव इन्वेस्टमेंट इनकम. यहाँ वी आर टॉकिंग अबाउट द इनकम विच इज़ जनरेटेड फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट्स अब्रॉड. अगर हमने बाहर कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो जो इनकम उसके थ्रू आ रहा है इन आर कंट्री, दैट ट्रांजैक्शन इन द करंट अकाउंट इज़ द इन्वेस्टमेंट इनकम. इसके अंदर वी हैव प्रॉफिट्स. इफ़ अ होम कंट्री हैज़ अ कंपनी विच हैज़ अ सब्सिडरी अब्रॉड, वो जो प्रॉफिट्स अर्न करती है फ्रॉम इट्स बिजनेस एक्टिविटी दैट इज़ द प्रॉफिट्स हियर. देन इंटरेस्ट्स, इट इज़ द अर्निंग फ्रॉम फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स एंड लोन्स अब्रॉड. अगर हमने ओवरसीज़ में कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है या फिर किसी को लोन दिया है तो उससे जो इंटरेस्ट अर्न हो रहा है दैट कम्स अंडर इन्वेस्टमेंट इनकम. देन वी हैव डिविडेंड्स. इफ़ वी हैव इन्वेस्टेड इन द शेयर ऑफ एन ओवरसीज़ कंपनी देन वी रिसीव डिविडेंड्स एंड दिस इज़ ऑल्सो एन इन्वेस्टमेंट इनकम. तो ये सारे हमारे करंट अकाउंट के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. कुछ और एसोसिएटेड टर्म्स भी देखेंगे हम यहाँ. द फर्स्ट वन इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस टोटल इम्पोर्ट्स ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. दिस इज़ कॉल्ड द बैलेंस ऑफ ट्रेड.
Now if our total value of export is greater than the total value of imports, then we have a trade surplus. Similarly, अगर हमारा total value of imports is greater than the total value of exports, then we call it a trade deficit or trade gap. एक और टर्म है इनविजिबल्स और ट्रेड इन इनविजिबल्स. तो इसके अंदर हमारा सर्विसेज आता है, ट्रांजैक्शन इन सर्विसेज, ट्रांसफर्स आता है एंड नेट इन्वेस्टमेंट इनकम आता है. तो इन तीनों के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं दैट इज़ नोन एज इनविजिबल. गुड्स इनविजिबल्स में इंक्लूडेड नहीं है. वॉट एवर ट्रांजैक्शन गुड्स का होता है इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दैट कम्स अंडर द विजिबल आइटम. गुड्स एक विजिबल आइटम है जिसको हम एक्चुअली देख सकते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट करेंट अकाउंट. विल नाउ मूव टू कैपिटल अकाउंट. Capital account, it records all capital inflows and outflows of a country. So when we are talking about capital account, we are actually talking about all the transactions related to the movement of capital. So capital inflow में वो सारे transactions आएंगे when a foreigner invests in a domestic asset in India. अगर हमारे यहाँ बाहर का कोई इंसान या बाहर की कोई कंपनी इन्वेस्ट करती है, then it comes under capital inflow, and there is movement of capital inside the country. Similarly, if we Indians are investing abroad, there is outflow of capital from the country. Under capital accounts, broadly we have foreign investments and loans. Foreign investments के अंदर FDIs and foreign portfolios investments, जिसके अंदर FIIs भी आते हैं. Let's first see FDIs. FDIs are foreign direct investment. यहाँ we do direct investment in foreign assets either through mergers and acquisitions and we acquire their assets, या फिर we start a new operation in a foreign country. So in case of FDIs, ownership is not just limited to shares, but यहाँ पे मैनेजरियल एक्सपर्टाइज, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र भी होता है एंड वन हैज़ दी ओवरऑल कंट्रोल ओवर अ कंपनी अब्रॉड. सो दिस इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इसके ऑपोजिट जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज़ इन दी कैपिटल मार्केट्स ऑफ अ फॉरेन कंट्री. जो FIIs होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ये डायरेक्टली कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं इन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक स्टॉक्स एंड बॉन्ड, एंड इनको हॉट मनी भी कहा जाता है बिकॉज एनी टाइम दे कैन लीव द इकोनॉमी. ये उतने रिलायबल नहीं होते लाइक FDIs, एंड इनको जहाँ से भी ज़्यादा रिटर्न मिलेगा दे विल फ्लाई अवे टू दैट इकोनॉमी. देन वी हैव लोन्स अंडर कैपिटल अकाउंट. Loans, debt creating instruments है. If we have taken loan from somebody, then we have to repay them back, and we can distinguish it here from the other items of current account, जहाँ जो भी transfers आ रहे थे वो हमें वापस नहीं करने थे. जब भी we have to return it back, then उसको capital account में we have to consider it. Loans के अंदर external assistance आता है. जो दूसरी countries इंडिया को अगर लोन देती है या फिर अगर इंडिया किसी फॉरेन गवर्नमेंट को, किसी दूसरे कंट्री के गवर्नमेंट को लोन दे रहा है, देन इट कम्स अंडर एक्सटर्नल असिस्टेंस. कमर्शियल बोरोइंग के अंदर हमारी यहाँ की कंपनीज इफ़ दे टेक लोन फ्रॉम अब्रॉड और इफ़ आवर कंट्री गिव्स लोन टू द कंपनीज ऑफ फॉरेन कंट्रीज थ्रू एग्जिम बैंक, देन इट्स नोन एज कमर्शियल बोरोइंग. ओवरऑल कैपिटल अकाउंट इज नेट फॉरेन एसेट्स इन इंडिया, and it is defined as receipts from the sale of domestic assets minus spending on buying foreign assets. तो net inflow कितना हुआ capital का inside the country, that is given in the capital account. And if the total inflows of capital inside the country is greater than the total outflow of the capital, then we call it capital surplus or capital account surplus. So we have seen the components of both current account and capital account. Now we'll move back to balance of payments. Balance of payments must balance, that is current account plus capital account. This is equal to 0. Capital को हम K से भी denote करते हैं. So theoretically we can say that जो net external accounts है, balance of payment accounts है,
जो नेट ट्रांजैक्शन एक कंट्री करती है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट शुड बी इक्वल टू ज़ीरो. बट इन प्रैक्टिस दिस इज अचीव्ड बाय अ टर्म कॉल्ड नेट एरर्स एंड ओमिशंस. जो भी इस इक्वेशन में जो भी गैप रह गया, डिफरेंस रह गया, दैट इज फिल्ड बाय नेट एरर्स एंड ओमिशंस. So this is the ideal situation, ideal condition है that current account plus capital account should be equal to zero. But practically balance of payments में भी problem होती हैं. Balance of payment problems are also there. We'll see what are they, but before that we'll see another term, current account deficit. So we have just seen the components of current account. Current account के दो components थे, net exports and net transfers from abroad. So when we are talking about current account deficit, then we are only considering net exports, and we are ignoring the term net transfers from abroad for simplicity reasons. And current account deficit is defined as a condition when total revenue from the exports, this is less than the total expenditure on imports. दैट इज़ जो टोटल वैल्यू है इम्पोर्ट्स की, जो कंट्री के अंदर आ रही है, उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू द टोटल एक्सपोर्ट्स दैट वी डू फ्रॉम आर कंट्री टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो एक तरह से एक ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ हमने चीज़ें ज़्यादा खरीद ली हैं एंड वी डू नॉट हैव द मनी टू पे फॉर दीज इम्पोर्ट्स. In such a condition, we can say that our nation or our economy is a net debtor to the rest of the world. अब ये जो डेफिसिट है करंट अकाउंट में, दिस हैज़ टू बी फाइनेंस्ड फ्रॉम समवेयर. अब ये कहाँ से फाइनेंस होगा? विल कम बैक टू बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो यहाँ करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट होता है तो दिस कैन बी ऑफसेट बाय अ सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट, विच मीन्स दैट इफ़ इन कैपिटल अकाउंट जो नेट इनफ्लो ऑफ कैपिटल इनसाइड द कंट्री है वो ज़्यादा है, देन वी कैन यूज़ दैट टू पे आर बिल्स ऑफ एक्सेस इम्पोर्ट्स. सिमिलरली अगर कैपिटल अकाउंट डेफिसिट में है एंड करेंट अकाउंट इज़ इन सरप्लस, तो यहाँ का जो डेफिसिट है फ्रॉम कैपिटल अकाउंट का, दिस कैन बी फाइनेंस्ड फ्रॉम द सरप्लस इन करेंट अकाउंट. नाउ इफ बोथ करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट बोथ ऑफ देम आर इन डेफिसिट, तो यहाँ प्रॉब्लम है एंड वी से दैट BOP इज इन डेफिसिट. देन एक्सट्रीम केसेस में इट कैन लीड टू BOP क्राइसिस ऑल्सो. देन डिफरेंट इकोनॉमीज़ के सेंट्रल बैंक एंड गवर्नमेंट के पास कुछ ऑप्शंस होते हैं इन केसेस में, बट देन इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सचेंज रेट रेजीम दैट दीज कंट्रीज़ आर हैविंग. एक्सचेंज रेट के डिस्कशन में हम इस पे डिटेल में जाएंगे, बट फॉर द टाइम बीइंग विल सी द केस फॉर इंडिया. Our central bank or RBI, it has the option to intervene in the forex market, and they can sell forex reserves in the forex market. Forex reserves or foreign exchange reserves, these are the official reserves with the central bank of every country. Now forex reserves, what does it include? ये बहुत ही important है. It consists of foreign currency held by central bank, gold held by RBI, and SDR, that is special drawing rights held by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. SDR हमने IMF के डिस्कशन में एक्सप्लेन किया हुआ है. These are not currencies but these are an assert created out of book entries. And IMF के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, अकॉर्डिंग टू देयर कोटा उनके पास कुछ स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते हैं. एंड प्रेजेंटली इट्स अ बास्केट ऑफ 5 करेंसीज: US डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, जापनीज़ येन, एंड जो लेटेस्ट ऐड हुआ है दैट इज़ चाइनीज़ रेनमिनबी. Coming back to balance of payments, by now we have a fair idea about the problems of balance of payment. इसको और डिटेल में we'll see it with exchange rate concepts, and इसके साथ क्या policies issues related हैं we'll also see in our next session. But before concluding, we'll take up another question, that is current account deficit always a cause of concern? Is it always bad as the country is building debt to the outside world? Well, it depends upon the nature of spending involved. If current account deficit को finance करने के लिए जो हम लोन ले रहे हैं, borrowings ले रहे हैं, if it is used for productive investments or growth, then यहाँ long term growth की prospects हैं अगर, तो आगे जाके हम बोथ डेब्ट एंड इंटरेस्ट वो आसानी से अपने ग्रोथ से वापस कर सकते हैं. बट
इफ़ जो भी हम डेप्ट ले रहे हैं इट इज़ यूज्ड फॉर करंट कंजम्पशन या फिर उसको अनप्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट्स में लगा रहे हैं एंड करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ परसिस्टेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो इट्स फॉर्म्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द GDP, then there is a problem. So there is no absolute answer whether current account deficit is good or bad. एक और टर्म है इससे रिलेटेड, ट्विन डेफिसिट. Whenever there is both current account deficit as well as fiscal deficit in the economy, we call it as twin deficit. Current account deficit तो हमने देख लिया है. Fiscal deficit जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हो, then we call it a fiscal deficit. So that was all for today's session. I hope you have gained something from it. And if you have liked it, then you can please subscribe to my channel, Palpal GK, for more videos. That's all from my side. Have a very nice day. Keep studying hard. All the best for your exams. Thank you very much.